के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। समर्स का सीज़न आ चुका है। विंटर और स्प्रिंग के जो फ्लावर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे गार्डन्स में स्पेंड हो चुके हैं या डिजेनरेट हो रहे हैं। ऐसे में अब टाइम है उनको रिप्लेस करके समर प्लांट्स को, समर सीजनल्स को इंट्रोड्यूस करने का। आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही समर सीजनल्स के बारे में बात करूंगी जो न सिर्फ आपके गार्डन को कलरफुल बनाएंगे बल्कि आपके गार्डन में हनी बीज को और बर्ड्स को, बटरफ्लाई को और भी तरह के पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करके उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। और ये काफ़ी इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन है और एक बिगनर के लिए भी ये बहुत ही आसान है। और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि किस तरह से आप इन प्लांट्स को फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो दैट कि आप, अगर आपने कुछ एक प्लांट्स नर्सरी से ले भी लिए हों तो उनसे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा नए प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। इन प्लांट्स को लगा करके और थोड़ी सी सावधानी बरत के, थोड़ी सी केयर करके आप अपने गार्डन में फूलों की वापसी कर सकते हैं। हालांकि समर्स में हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे प्लांट्स हैं समर्स में जिनको कि हम लगाते हैं और अपने गार्डन में कलर ऐड करते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूँगी। तो चलिए आज बात करते हैं समर सीजनल्स के बारे में। आज हम 4 ऐसे समर सीजनल्स के बारे में बात करेंगे जिनमें पहला है पर्सलेन पोर्चुलाका या मॉस रोज, दूसरा है कैलेडियम, तीसरा है इंडियन ब्लैंकेट फ्लावर या गिलार्डिया, चौथा है जीनिया। सबसे पहले बात करेंगे पोर्चुलाका, पर्सलेन या मॉस रोज के बारे में। ये एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और आपको लगभग सारे ही समर गार्डन्स में पोर्चुलाका के डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वैरायटीज़ दिखाई दे जाएंगे। और मेजरली हमारे यहाँ हम इसकी 3 वैरायटीज़ को ग्रो करते हैं। एक तो इसकी हाइब्रिड वैरायटी है और दूसरी इसकी एक इंडियन वैरायटी है जिसको हिंदी में नर्सरीज़ में कुल्फ़ा कहा जाता है, और तीसरी इसकी एक पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटी है जिसको कि देसी वैरायटी के नाम से नर्सरीज़ में अवेलेबल होती है। ये फास्ट मेजेंटा कलर की वैरायटी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मॉस रोज प्लांट अच्छे से पूरे सीज़न फ्लावरिंग करता रहे और अच्छे से ग्रो होता रहे तो आपको इसकी सॉयल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए सॉयल वही यूज़ करें जो हम नॉर्मली कैक्टसेस और सक्यूलेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। और मैं अपने पोर्चुलाका के लिए जो सॉयल तैयार करती हूँ उसमें 40% सैंड होता है और 40% के करीब उसमें मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मल जो हमारी लोकल पॉटिंग सॉयल है उसको। और इसके अलावा जो 20% पार्ट है उसमें लीफ मोल्ड, ऑर्गेनिक मैन्योर शामिल होते हैं और इसका एक मिक्सचर बना करके मैं उसी में पोर्चुलाका को लगाती हूँ। और पोर्चुलाका जो होते हैं वो इनकी जो वाटरिंग की जो नीड होती है वो कम होती है क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। हर सक्यूलेंट की तरह ज़्यादा पानी इनको ख़राब कर देता है, इनको रॉट कर देता है। इसलिए आप इनको अगर आपने इनको क्ले के पॉट में लगाया है, छोटे पॉट में लगाया है, तब तो आप इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप इनको डेली एक बार वाटरिंग कर सकते हैं। पर अगर आपने इनको प्लास्टिक के पॉट्स में लगाया है तो फिर आप इनको अल्टरनेट या एवरी 3rd डे वाटरिंग करें। और अगर आपने इनको बेड्स में लगाया है तो एक बार आप इनको खूब अच्छे से पानी को उस बेड में भर दें। उसके बाद जब वो पानी ऊपर से कम 1.5 इंच सूख जाए तभी दोबारा उसमें वाटरिंग करें। ऐसे में आपके पोर्चुलाका अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह पोर्चुलाका को भी 6 से 8 घंटे की बढ़िया चमकदार धूप की ज़रूरत होती है। और जितनी अच्छी धूप इन प्लांट्स को मिलेगी उनमें फ्लावरिंग उतनी ही अच्छी होगी। और इसलिए आप इनको एक ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ पे 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। और इनको आप हैंगिंग पॉट्स में, प्लांटर्स में, बेड्स में, कहीं पर भी लगाएं, पर धूप का आपको खास ख्याल करना होगा, अदरवाइज़ इनकी फ्लावरिंग में कमी आ जाती है। पोर्चुलाका को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्लांट इनफैक्ट फर्टिलाइजेशन
के बाद इसमें फोलिएज की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और फ्लावर्स होने कम हो जाते हैं। इसलिए इनको आप जब एक बार लगाते हैं तो आपने जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर ली थी उसके अलावा अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके फ्लावर्स कम आ रहे हैं तो आप कोई लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर को डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से उसकी कोई ख़ास ज़रूरत रहती नहीं है। बस आपको इन प्लांट्स की रेगुलर डेड हेडिंग करनी पड़ेगी, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, सो दैट कि इनके स्पेंट फ्लावर्स जो है वो सीड्स में कन्वर्ट ना होने लगें और प्लांट की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम ना करें। और जब आप डेड हेडिंग कर देंगे तो फिर से इनमें फ्रेश स्टेम्स निकलेंगी, और फ्रेश स्टेम्स निकलेंगी तो इनकी बर्ड्स भी जो है वो मल्टीप्लाई होंगी और ज़्यादा क्वांटिटी में ये बर्ड्स और फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेंगे और प्लांट भी आपका हेल्दी बना रहेगा। पोर्चुलाका को आप सीड्स के साथ ग्रो कर सकते हैं, साथ ही साथ इनकी कटिंग्स से भी इनको ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने का तरीका अब इस समय ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय आपको कहीं पे भी नर्सरी में पोर्चुलाका के प्लांट्स मिल जाएंगे, और आपके पास अगर स्पेस ज़्यादा है और आपका बजट कम है तो आप 3-4 कलर्स, जो इनके 4-5 कलर्स होते हैं, उनके एक एक प्लांट को भी ले आएंगे। तो उनको आप इस तरह से कटिंग करके और उनको मल्टीप्लाई करके अपने पॉट्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं और अच्छे से भर करके आपका जो प्लांट है वो तैयार हो जाए। इनकी एक वैरायटी जिसको लोकल लैंग्वेज में कुल्फा कहा जाता है, अदरवाइज इसे पर्सलिन कहा जाता है, ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है और ख़ासकर बहुत ज़्यादा बड़े बास्केट्स में, बड़े प्लांटर में और बहुत ही सनी एरिया में अगर आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ना सिर्फ फ्लावरिंग करती है बल्कि ये बहुत सारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है और आपकी बगीचे को खुशगवार बनाए रखती है। अगर आपका पोर्चुलाका प्लांट खूब घना हो गया हो और उसने पूरे पॉट को और या बास्केट को भर लिया हो पर उसमें फ्लावरिंग या नहीं हो रही हो, बर्ड्स नहीं बन रही हो, तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो उसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करना है, दूसरा उसमें पानी डालने की फ्रिक्वेंसी को कम कर देना है, क्योंकि ये 2 वजहें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनकी वजह से आपके मॉस रोज़ में, पोर्चुलाका में फ्लावरिंग रुक जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को इंश्योर करके फिर आप 4-5 दिनों के बाद उसमें अपने आप ही बर्ड्स फॉर्म होने लगेगी और आपका प्लांट अच्छे से ब्लूम करने लगेगा। अगला फ्लावरिंग प्लांट है गिलार्डिया या इंडियन ब्लैंकेट फ्लावर। ये एक समर में लगाई जाने वाली एक खूबसूरत वैरायटी है जो बारिश के मौसम तक आपके साथ बनी रहती है, और इसके ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इनफैक्ट, और ना ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट ज़्यादा पानी और फर्टिलाइज़र दोनों इस प्लांट को ख़राब कर देते हैं और इसकी फ्लावरिंग पर भी असर डालते हैं, और ये प्लांट कई बार तो सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। इसलिए आपको इसके लिए सॉयल हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें पानी रुके नहीं, और आप इसको लंबे 3-4 दिनों के गैप्स पर इस वाटरिंग करें अगर ये ज़मीन में लगा हुआ है, और अगर आपने इसे प्लॉट्स में लगाया हुआ है तो पॉट के साइज़ के और मटेरियल के अकॉर्डिंग आप इसमें वाटरिंग करें। और इस प्लांट को आप खिलने के लिए अच्छे से 6 से 7 घंटे की बढ़िया धूप चाहिए, तभी ये प्लांट अच्छे से खिलता है। और ये प्लांट को आपको टाइम टू टाइम इसकी डेड हेडिंग करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी होती है प्लांट की वो बहुत सारी स्पेंट फ्लावर्स के सीड्स बनाने में कंज्यूम हो जाती है। अगर आप इसकी डेड हेडिंग रेगुलरली करते रहेंगे तो ये प्लांट अच्छे से काफ़ी समय तक प्रॉपरली ब्लूम करता रहेगा और उसमें अच्छे से फ्लावर होते रहेंगे। इस प्लांट को आप सीड्स के थ्रू या फिर कटिंग्स के थ्रू लगा सकते हैं, और गर्मियों की शुरुआत में ये किसी भी अच्छी नर्सरी में ये प्लांट आपको इसके बेबी प्लांट्स मिल जाएंगे, जिनको ला करके आप अपने घर में पॉट्स में और क्यारियों में कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट है जीनिया। ये भी एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है। इसको भी आपको लगाने के बाद जो 2 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो रखना है सनलाइट का और वाटर का। और इस प्लांट को पानी कम चाहिए, और ये सन भी इसको आपको एक ऐसे एरिया में रखना पड़ेगा जहाँ बहुत ज़्यादा तेज हार्श डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो।
सनलाइट प्रॉपर आती हो, 5 से 6-7 घंटे की सनलाइट आती हो, पर आफ्टरनून सन जो है वो इसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप इसको एक ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर आफ्टरनून में सन बहुत ज़्यादा तेज ना रहता हो, और ऐसे में ये प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। जीनिया का प्लांट एक ट्रिकी प्लांट होता है, और बहुत सारे टाइम जब आप इनको नर्सरीज़ में देखते हैं या कहीं पार्क में लगे देखते हैं तो ये अच्छे से खिल रहे होते हैं, पर जब आप इनको घर में लाते हैं, इनकी रिपॉटिंग करते हैं या फिर पॉटिंग के बाद इनका प्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद ये कुछ दिनों के बाद ये प्लांट जो है वो मर जाता है, ख़राब हो जाता है, और आपको लगता है कि नहीं ये नर्सरी में तो इतना अच्छा दिख रहा था पर हमारे यहाँ नहीं चला। उसका ये रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो यही होता है कि हम इनको समर प्लांट मान करके, फ्लावरिंग प्लांट मान के इनको एक ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पूरे दिन की धूप होती है, पर ये प्लांट मई जून में बहुत ही तेज़ जो सनलाइट होती है आफ्टरनून की उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, मर जाता है। इसलिए आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आफ्टरनून की हार्श सनलाइट ना हो। दूसरी बात, इस प्लांट को या किसी भी प्लांट को समर्स में जब आप वाटरिंग कर रहे हों तो या तो उसको सवेरे कम से कम 8 बजे, 8:30 बजे के पहले उसमें पानी डाल दें, या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद उसमें वाटरिंग करें। अदरवाइज़ अगर आपने दिन में गर्मी के समय में उसमें वाटरिंग कर दी तो उस प्लांट के ख़राब हो जाने के, उस प्लांट के मर जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में जब आप वाटरिंग करते हैं तो एक तो सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, दूसरी बात आपका जो पानी होता है वो भी कई बार काफ़ी गर्म होता है, और दोनों ही चीज़ें प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए प्लांट को समर्स में वाटरिंग करते समय, किसी भी प्लांट को समर्स में वाटरिंग करते समय इन 2 बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे, और जीनिया के केस में अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपके जीनिया के प्लांट मरेंगे नहीं, और ये बारिश के मौसम के आने तक अच्छे से ब्लूम करते रहेंगे, खिलते रहेंगे। आजकल जीनिया में बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे अच्छे कलर्स अवेलेबल हैं, जिनको आप लगा करके अपने समर गार्डन को और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जीनिया के लिए भी जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है। इसको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जिसमें कि सैंड का और क्ले का एक अच्छा मिक्सचर हो और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि बाद में जीनिया को फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब आप सॉइल तैयार करें तभी आप उसको उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लें, लीफ मोल्ड यूज़ कर लें, और उसके बाद जो है वो पूरे सीज़न आप उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड ना करें, और आपके जीनिया बहुत अच्छे से ब्लूम होते रहेंगे। अगला प्लांट है कैलेडियम। हालांकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, पर ये जो जाना जाता है वो अपने खूबसूरत फोलिएज के लिए, अपनी खूबसूरत लीव्स के लिए जाना जाता है, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल हैं। इस प्लांट को एलिफेंट्स ईयर भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप है इसकी लीव्स का ईयर के शेप का होता है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव लीफ वाली वेराइटीज़ हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक बल्बस प्लांट होता है, और मैं तो हमेशा अपने क्लेडियम के बल्ब्स को उनके पॉट में ही पड़े रहने देती हूँ, और दोबारा सीज़न आने पर ये वापस उसमें से रीग्रो हो जाते हैं, और उसी पॉट में ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं, जहाँ से मैं उनको अलग अलग पॉट्स में ट्रांसफ़र करती रहती हूँ। और आप अगर इनको उसी पॉट में पड़े रहने देंगे तो भी ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस पॉट में कोई ऐसी चीज़ लगाएं जिसमें आप रेगुलर वाटरिंग करते रहें और पॉट की जो सॉइल है वो मॉइस्ट या नम बनी रहे। इस प्लांट को नमी बहुत पसंद होती है, और इसकी टॉप सॉइल अगर जितनी ज़्यादा नम रहेगी और जितने लंबे समय तक नम रहेगी, उतना इसकी प्लांट की लीव्स जो हैं वो खूबसूरत लगेंगी, स्पॉटलेस लगेंगी और अट्रैक्टिव लगेंगी। दूसरा, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। 3 से 4 घंटे की जो मॉर्निंग का सन होता है वो इसके लिए काफ़ी होता है, और इनफैक्ट आफ्टरनून का सन इसकी लीव्स को ख़राब कर सकता है, जला सकता है। इसलिए आप अपने कैलेडियम्स का जो प्लेसमेंट है वो एक ऐसे प्लेस में करें जहाँ 3 से 4 घंटे की अच्छी मॉर्निंग की सनलाइट उनको मिलती हो। आप उनको ऐसी बैल्कनीज़ में लगा सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट ना आती हो,
और थोड़ी डार्क एरियाज़ में भी आप इनको लगा देंगे तो भी ये ग्रो होंगे। मगर बस आपको तब ये ध्यान रखना होगा कि इनकी जो वाटरिंग नीड है उनका ध्यान रखना होगा। मैं अपने क्लेडियम्स को हमेशा ही प्लास्टिक के पॉट्स में लगाती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में जो सॉयल होती है वो काफ़ी हद तक नम बनी रहती है, जिसकी वजह से मुझे फिर इनमें रोज़ पानी नहीं डालना पड़ता है। और मैं अल्टरनेटली जब मैं अपने और प्लांट्स को पानी डालती हूँ तभी इनमें भी वाटरिंग कर देती हूँ। और ये प्लांट को आप लैंडस्केपिंग में यूज़ कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केपिंग प्लांट है, और ये जिस भी प्लेस पे लगा रहता है उस प्लेस को बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत बना देता है। जो मेरा तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लांट्स में से एक है। मुझे ये प्लांट बेहद पसंद है, और मैं हमेशा ही हर सीज़न में इसकी नए लीफ कॉम्बिनेशन, नए लीफ के कलर कॉम्बिनेशन वाली इसकी जो वैरायटी है उसको एक्सप्लोर करती रहती हूँ। इस सीज़न में भी मैंने 2-3 ऐसी नई वैरायटीज़ लगाई हैं जो मैंने पहले कभी नहीं लगाई थी। जब ये ग्रो अभी इनमें छोटे छोटे इनमें से स्टेम निकलने शुरू हुए हैं, जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगी तब मैं इनके अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। और आप इनके बल्ब्स को किसी भी अच्छी नर्सरी से, किसी भी अच्छी सीड शॉप से या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन ये किसी भी आपकी ई कॉमर्स साइट पे ये इसके बल्ब्स अवेलेबल हैं, और इनके बल्ब इस तरह के होते हैं और देखने में ये बड़े अनअट्रैक्टिव से और पत्थर से लगते हैं, मगर जब इनकी लीव्स निकलती हैं तो ये अमेजिंगली ब्यूटीफुल होती हैं, खूबसूरत होती हैं। और अगर आपके गार्डन में आप फ्लावर नहीं भी लगाते हैं और अगर आपने कैलेडियम्स लगा रखे हैं तो ये इतना ज़्यादा कलरफुल आपके गार्डन को बना देते हैं कि आपको एक पल के लिए भी फूलों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इन प्लांट्स की भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। आप इनको पूरे सीज़न में, इनका लंबा सीज़न होता है, ये नवंबर तक ये प्लांट आराम से चल जाता है, और आप इनको उस बीच में करीबन 2 या 3 बार लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर डालें। और इसके अलावा इसकी जो सॉयल है वो मॉइस्ट बनी रहेगी, वेट बनी रहेगी, तो ये प्लांट की लीव्स अच्छी बनती रहेंगी। और जब इनकी जो पुरानी डेड या जो डिकेड लीव्स होती हैं उनको आप काटते छांटते रहें, उससे ये प्लांट प्रॉपर शेप में बना रहेगा और खूबसूरत लगता रहेगा। आप अपने समर गार्डन्स में क्लेडियम्स को ज़रूर ऐड करें, और ख़ासकर ये प्लांट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके यहाँ धूप नहीं आती है और समर फ्लावर्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। उनके लिए अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में कलर ऐड करने के लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत ऑप्शन है। आप इनको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, और इनको आप अपने क्यारियों में, बेड्स में, ट्रीज़ के नीचे, बुशेस के नीचे भी लगा सकते हैं, और ये एक बहुत ही विजुअली इम्पैक्टफुल लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। आप इनको, अगर आपने अपने यहाँ लोटस लगा रखे हो तो आपने जिस कंटेनर में लोटस लगा रखे हैं उस एरिया को डेकोरेट करने में, उस एरिया के चारों तरफ भी आप कैलेडियम्स को यूज़ कर सकते हैं, और ये उस एरिया की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। कैलेडियम्स को मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, इसलिए आपको इनकी जो वाटरिंग का शेड्यूल है उसको आपको रेगुलर ही रखना पड़ता है। कैलेडियम्स को आप इंडोर्स भी रख सकते हैं, और थोड़े समय के लिए, 3-4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए आप इनको लिविंग रूम में, अपने आंगन में, अपने कोर्टयार्ड में, अपने बैकयार्ड में भी इनको लगा सकते हैं। और टाइम टू टाइम अगर आप इनको 4-5 दिनों में मॉर्निंग सन से एक्सपोजर करा दें तो बाकी के दिन ये अच्छे बने रहेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ और समर प्लांट्स के बारे में जानकारी दूंगी, और किस तरह से आप अपने लैंडस्केपिंग में उनको यूज़ करें इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। आप मेरे इस वीडियो को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।